चलो एवरीवन लुक हियर नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, लिखना मत, यहाँ पे देख लेते हैं। लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, लास्ट टाइम शायद से हम लोगों ने ये प्लॉट नहीं किया था, ठीक है, ओके लुक हियर। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, पेन नीचे रख देना, दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ, लेट अस से एक मीडियम है, दिस इज, लेट दिस बी मीडियम 1 एंड लेट दिस बी मीडियम 2 and let this be the rarer medium and let this be the denser medium. Can I say this will be the normal, this will be the incident ray. Now the incident ray will either go under reflection या फिर क्या refraction, दोनों एक साथ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे if I draw the reflection will look somewhat like this, पक्का। एंड यहाँ पे अगर मैंने रिफ्रैक्शन ड्रॉ कर लिया तो रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे चला जाएगा, will it move towards the normal or away from the normal? Towards. So if it moves towards the normal, let it be equal to I. This angle will also be equal to I. Angle of incidence is equal to angle of reflection, पक्का। And this angle will be equal to R. मुझे पता है यहाँ पे एक डेविएशन आएगा या दो डेविएशन आएंगे? दो। At least when the light is going from rarer to denser medium, but denser to rarer में एक प्रॉब्लम है। If I first plot the graph और if I show you the direction of the rays, यहाँ तक वापस partial reflection हो रहा है, partial refraction हो रहा है। बट बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। तो वहां पे डेविएशन आएगा क्या? डेविएशन दो आएंगे क्या? नहीं, एक ही आएगा। किसके वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से, पक्का। ओके, लेट अस प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस, ठीक है। एरियन मैं वो प्लॉट करके भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लेट मी ड्रॉ दिस थिंग, ठीक है। नाउ द फॉर्मूला फॉर द रिफ्लेक्शन के लिए पहले मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ एंड साइमल्टेनियसली आई विल ड्रॉ इट फॉर द रिफ्रैक्शन, बट फर्स्ट लेट मी ड्रॉ इट फॉर द रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डेविएशन विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला, क्या था? 180 माइनस एक्सेलेंट, 180 माइनस 2i, ये वाला ग्राफ था, पक्का। तो मुझे बताओ ग्राफ जो आएगा, इफ आई प्लॉट द ग्राफ फॉर द डेविएशन वर्सेस, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डेविएशन वर्सेस i, विल इट बी अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व? स्ट्रेट लाइन। एटलीस्ट फॉर द रिफ्लेक्शन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, पक्का। स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओरिजिन से पास होने वाला है क्या? सोच समझ के बताओ। नहीं, पक्का, ओके लुक हियर नाउ दिस इज फॉर द रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयर टू डेंसर मीडियम। क्विकली टेल मी द पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट में यहाँ पे पिंक में ही मार्क कर लेता हूँ जो रिफ्लेक्शन का है, ठीक है। तो टेल मी वन सिंपल थिंग कि कितना आ जाएगा? आई जब भी 0 है तो डेल्टा कितना आने वाला है? 180। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई? 90, पक्का। सो इट विल बी इक्वल टू 0, पक्का। मतलब 0 मतलब कुछ ऐसे आ जाएगा, पक्का। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, यस, ये 90 पे आ जाएगा, पक्का, ओके। इफ आई ड्रॉ इट फॉर रिफ्रैक्शन, नाउ फॉर रिफ्रैक्शन व्हाट इज द फॉर्मूला? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द फॉर्मूला। डेल्टा विल बी इक्वल टू क्या आता है? I माइनस आर आता है ना। स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? नहीं, कर्व है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, r भी तो वेरिएबल है ना। सो इफ आई राइट डाउन r इन टर्म्स ऑफ i, इट विल बी इक्वल टू म्यू विल बी इक्वल टू sin i बाय sin r ना। ओके, सो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो sin r विल बी गिवन बाय, कैन आई राइट sin i डिवाइडेड बाय म्यू। सो r विल बी इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ sin i divided by mu, which if I write down it will be equal to I minus sin inverse of sin I divided by mu। ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। Obviously it will not be a straight line, कुछ तो एक complicated सा इक्वेशन आ रहा है, पक्का, okay। It will be a curve but R will go on increasing as the I goes on increasing। तो कर्व यहाँ पे कुछ आपको ऐसे आ जाएगा, पक्का, okay। मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से देख लेना, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है एंगल ऑफ इंसिडेंस? 90। ये ग्राफ ऐसे क्रॉस कर लेगा यहाँ तक ही, ये एंगल कितना रहेगा? सोच समझ के बताओ। नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 कैसे हो जाएगा? सोच समझ के बताओ आराम से। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, क्या होगा? मुझे आंसर बताओ। नहीं नहीं, 0 नहीं होगा। 0 कैसे होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 हो गया, सो यस, विच इज ऐसी ना, यहाँ पे देखो, ये जब 90 हो गया तो ये तो क्रिटिकल एंगल हो गया ना, अगर तो आर का वैल्यू तो क्रिटिकल एंगल है जब ये 90 है। सो कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एज, ठीक है, कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एज आर अगर क्रिटिकल एंगल हो गया तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई सी, पक्का। सो ये वाला जो वैल्यू रहेगा इट विल बी इक्वल टू 90 माइनस आई सी। किसी को इसमें डाउट है? और एक बार रिपीट करूँ, यहाँ पे देखो, चलो वो उससे नहीं समझे तो और एक सेकंड और एक यहाँ पे देखो, ये वाले फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यस, एक सेकंड ना, मैं आई 0 पे आ रहा हूँ, बट बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, डेल्टा विल बी इक्वल टू आई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 90 बाय म्यू, ठीक है, साइन 90 बाय म्यू, और साइन 90 बाय म्यू कितना हो जाएगा? आई माइनस, आई खुद 90 है ना, आई खुद 90 है,
So can I write down this part as 90 minus sin inverse of 1 by mu, और 1 by mu खुद क्या होता है, sin inverse 1 by mu खुद क्या हो जाएगा, IC, पक्का। तो ये हो जाएगा 90 minus IC। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये वाला आ गया। बट मुझे बताना, हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फिर कितना एंगल ऑफ डिविएशन है, हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कितना एंगल ऑफ डिविएशन है। फॉर वन एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन आई से आई विल ऑब्टेन टू एंगल ऑफ डिविएशंस, एक रिफ्लेक्शन की वजह से, एक रिफ्रैक्शन की वजह से। कहीं पे तो जाके कोइंसाइड भी होगा, वो इशू नहीं है, ठीक है। कहीं पे तो जाके कोइंसाइड भी होगा। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग स्टार्ट्स हैपनिंग, ठीक है, व्हेन आई कंसिडर द रे गोइंग फ्रॉम, पहले क्या लिया था, रेयर टू डेंसर, सेकेंड में डेंसर टू रेयर। तो ये डेल्टा आई ये हो जाएगा मेरा, जस्ट अ मिनट, डेंसर टू रेयर। अभी देखना, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। ये वाला रे पहले बताओ, ये चेंज होगा क्या रिफ्लेक्शन की वजह से? नहीं, रिफ्लेक्शन तो हमेशा होगा ही होगा, पक्का। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो ग्राफ वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। लेट दिस बी इक्वल टू 90, लेट दिस बी इक्वल टू 180 एंड सो ऑन, पक्का, ठीक है। ओके, ये तो ठीक है, ये रिफ्लेक्शन का है। रिफ्रैक्शन का भी सेम ही आएगा, बट रिफ्रैक्शन का यहाँ पे प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्शन सिर्फ एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं आने वाला। दिस एंगल विल बी इक्वल टू एक्सेलेंट, क्या आ जाएगा, IC, एंड दिस एंगल विल अगेन बी इक्वल टू 90 माइनस IC। सो कैन आई से दैट ये सेक्शन के लिए, यहाँ पे देखो, ये वाला सेक्शन जो है, ये वाले सेक्शन के लिए देयर विल बी ओनली वन वैल्यू ऑफ डेल्टा, दो नहीं है ना, सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए। बट इसके पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहे हैं। ओके, ये लॉजिक क्लियर है? रेस्ट ऑफ देम कॉपी दिस डाउन, जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। ओके, बोलो कुछ नहीं, यहाँ पे आप 90 सब्स्टिट्यूट कर दो, 90 माइनस 90 बाई म्यू हो गया, साइन 90 बाई म्यू 1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन IC क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। तो 90 माइनस IC, आई का वैल्यू 90 है ना। शैल आई प्रोसीड? म्यू इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन, फर्स्ट वाला केस में सॉल्व कर लेता हूँ, I प्लस 30 यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। क्या है, म्यू का वैल्यू कितना है, √2 है, बराबर है। ये 1/√2 आ जाएगा, जो मीडियम में जा रहा है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मीडियम, विच इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन I cos 30 प्लस cos I sin 30, पक्का। इसको मैं उल्टा लिख लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। √2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा, कैन आई राइट दिस एज cos 30 प्लस cot I इंटू x है ना, बराबर है ये, cot I इंटू sin 30। बोलो क्या हो गया, डेंसर टू रेयर जा रहा है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया ना, डेंसर टू रेयर जा रहा है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बढ़ जाएगा ना। ओके, तो देख लो यहाँ से कितना आ रहा है, ये cos 30 का वैल्यू √3/2 है, √3/2 प्लस cot I sin 30 का वैल्यू हाफ, 2√2 माइनस √3, ये किसका वैल्यू आ गया है, cot I, ठीक है। cot इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ आएगा नहीं, दिस विल बी द वन ऑफ द आंसर्स। कुछ नहीं, म्यू साइन I बाय साइन R आ जाएगा ना, डेंसर से रेयर जा रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है, पता नहीं अभी पे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेटेड बी इक्वल टू I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेटेड बी इक्वल टू R, √2 है, ये 1 है, तो ये μ2 किसका आएगा, 1 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन रिफ्रैक्शन जो होगा वो 30 डिग्री से डिविएट हो रहा है ना, तो समथिंग प्लस 30। तो बाद में मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, बिल्कुल गिर दिया। क्या, हाँ भाई, I से कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ। अब हम लोग को देखना है इससे I का वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे। सो अभी जैसे आप देखोगे cot I का जो वैल्यू होगा, टेल मी दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 है या स्मॉलर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है,
तो I का वैल्यू क्या रहेगा, स्मॉलर देन 45। क्या I का वैल्यू यहाँ पे स्मॉलर देन 45 आ रहा है? हाँ, तो ये आंसर तो है पक्का। दूसरा 60 वाला अगर मैं देख लूँ, यहाँ पे ये cos 60 आ जाएगा, तो ये हाफ और ये √3 आएगा ना, तो 60 के लिए कितना आ जाएगा वो पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये √2 वैसे के वैसे ही रहेगा, विल इक्वल टू हाफ इंटू कॉट आई इंटू कितना आने वाला है, √3/2 पक्का। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, √2 - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, ठीक है चलेगा। 2√2 - 1 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। ये वैल्यू स्मॉलर देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? स्मॉलर देन 1। तो यहाँ पे I का जो वैल्यू हो जाएगा, इट इज क्रॉसिंग 45 डिग्री। कॉट उल्टा होता है ना, tan 0 to 90 इंक्रीज होते जाएगा, कॉट 0 to 90 डिग्रीज होते जाएगा। तो ये आंसर इनकरेक्ट हो गया, ये आंसर नहीं है मेरा, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, चेक कर लो। यस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर्स मेरे ये 3 है, कॉट इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। पता नहीं है कुछ आता रहेगा, तो कुछ आता है ये स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू तो मुझे नहीं लग रहा। चलो शैल आई प्रोसीड, ठीक है। ध्यान देते, ये वाला पार्ट हमने लास्ट टाइम किया है, वेक्टर फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन, तो ये अभी के लिए हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। मल्टीपल रिफ्रैक्शन ये इजी है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्लाइट पासेस थ्रू 4 पैरेलल मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस n/2, n/4 एंड n/8 विद द इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्वेश्चन नहीं लिखोगे चलेगा, सीधा सीधा डायग्राम पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, बट नहीं लिखोगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर देख लेना, आपको वीडियो लेक्चर वैसे भी मिल रहे हैं आजकल, मिल रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का डायग्राम देख लेना, ये n/2 है, n/4 है और ये लास्ट n/8 है। मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेट दिस बी इक्वल टू I, ठीक है। हम लोग को फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, μ2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू sin I डिवाइडेड बाय sin R। तो फिलहाल के लिए μ2 क्या रहेगा, जिसमें लाइट जा रहा है। फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम n to n/2, so ये n/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू sin I डिवाइडेड बाय sin R1, ठीक है। तो sin R1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 sin I। मुझे एक चीज बताओ, ये आ गया R1, कहने से दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन दिस विल बिकम एंगल ऑफ, तो देख लो R2 कितना आ रहा है और फाइनल R कितना आ रहा है। गो अहेड, क्वेश्चन समझ में है। क्वेश्चन नहीं लिखोगे चलेगा, क्वेश्चन एकदम में शॉर्ट में बताओ तो कैलकुलेट द फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 8 टाइम्स sin I। क्या हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा ये सॉल्व कर सकते हैं? पहले तो मुझे आंसर बता दो। 8 sin I आ गया, sin R सबको 8 टाइम्स sin I आ गया, लास्ट में आ गया पक्का, यहाँ पे भी। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है, 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, सबके सब रेस यहाँ पे, सबके सब मीडियम एक दूसरे को क्या रहने चाहिए, पैरेलल। दूसरा कंडीशन ये है कि नहीं, वो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कंडीशन में ले रहे हो। ये अगर आप n/, लेटर से कि बीच में n/3 भी होता था, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप देखोगे तो n/2 के जगह पे n/3 आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। सेम ही आएगा, करके बताओ, यहाँ पे देख लो। मान लेते मैं n/3 से, आई थिंक तो सबको आ गया। अभी नेक्स्ट पार्ट कोई लिखने की जरूरत नहीं है, चलो मैं n/3 मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ऑल्टरनेटिव में बता देता हूँ, n/3 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू sin I बाय sin R1, sin R1। तो मुझे बताओ sin R1 का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 sin I, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट के लिए सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, n/4 डिवाइडेड बाई n/3 will be equal to sin R1 that is 3 sin I divided by sin R2, आया ना वापस, वही आया ना, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी जीपी का कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, हाउ विल आई सॉल्व दिस डायरेक्टली, बट इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि सबके सब लेयर्स एक दूसरे को क्या रहने चाहिए, पैरेलल, एंड द सेकंड कंडीशन इज द लाइट शुड नॉट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वरना तो सेकंड मीडियम में वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। सीधा सीधा μ2 ये वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं। μ2 में हम लोग लास्ट मीडियम का देख लेंगे। लास्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n/8, एंड द फर्स्ट मीडियम ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n, सो n/8 डिवाइडेड बाय n विल बी इक्वल टू sin I डिवाइडेड बाय sin R। हो गया, खत्म हो गया सब, इतना ही है।
sin r will be equal to 8 times sin i ना, यस समझो। सीधा लास्ट मीडियम क्या लिया, फर्स्ट मीडियम क्या लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस, कैन यू प्रोसीड, बोलो ना। कंडीशन कुछ नहीं है, कंडीशन ये कि मीडियम शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब आपको कर्व का रहेगा, एंड देयर शुड बी नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लिखा भी है। मतलब मेरा कंडीशन अगर मैं मार्क करके बताऊं तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डजंट टेक प्लेस एंड पैरेलल मीडियम्स। ठीक है, एफ एवरीवन इज डन विद दिस। क्या एग्जांपल ले मैंने, ठीक है, एफ एवरीवन इज डन विद दिस। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, एवरीवन पेन नीचे रख देना, इसका डेरिवेशन आपको नहीं लिखना है। ठीक है, देखते हैं, एवरीवन लुक हियर, इसका डेरिवेशन आपको नहीं लिखना है। ठीक है, फाइनल फॉर्मूला भी बहुत सिंपल आ जाएगा, बट थिंग ओवर हियर इज आपको कहाँ पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब्स्टिट्यूट करना है वो ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे देख लेते हैं। सो इफ आई कंसिडर आई हैव प्लेस्ड अ कॉइन, या फिर एक कॉइन ले लेता हूँ, इफ आई हैव टेकन अ कॉइन एंड प्लेस इट एट द बॉटम ऑफ अ पूल। ठीक है, एवरीवन ओके, सो ओके, सो अगर मैंने कॉइन ले लिया और पूल के एकदम बॉटम पे रख दिया, एंड व्हेन यू सी इट फ्रॉम द साइड, आपको दिखाई देगा कि वो थोड़ा सा रेज दिखाई देगा, करेक्ट है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अपरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ ज्यादा होता है और अपरेंट डेप्थ थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताओ, सो इफ यू आर इन द पूल और आप, अगर मैंने कॉइन यहाँ पे हवे में पकड़ लिया, सो विल इट अपीयर क्लोजर टू या फर्दर अवे फ्रॉम यू? पक्का, ठीक है, सो इट विल अपीयर फर्दर अवे फ्रॉम यू। तो ये जो शिफ्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट। अब देखते हैं इसका कंडीशन कैसे बनेगा। एंड सबसे पहली चीज, सपोज ये कॉइन है एंड लेट दिस बी मीडियम 1 μ1 और ये μ2। ये मैं ऐसे क्यों ले रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। एक लाइट रे ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है। कैन आई से द एक्चुअल डेप्थ ओवर हियर लेट इट बी इक्वल टू d, ठीक है, एंड अनदर रे आई विल ड्रॉ ओवर हियर, लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू x। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होने वाला है, i, एंड ये क्या हो जाएगा i। पक्का, क्यों, कौन सा एंगल सही है, ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है, ध्यान से देखिए। सो कैन आई से tan i का खुद का वैल्यू क्या है, यस, tan i का खुद का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x डिवाइडेड बाय d। नाउ द रे स्टार्ट्स रिफ्रैक्टिंग अ लिटिल बिट, ऐसे कुछ चला जाएगा। विल इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अगर वाटर से एयर जा रहा है तो अवे जाएगा ना, डेंसर से एयर जा रहा है, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इफ आई एक्सटेंड दिस रेस, ठीक है, इफ आई एक्सटेंड दिस रेस, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। So if I extend this ray, this angle will also be equal to angle of refraction. Let this be the angle of refraction. मतलब ये जो सेम ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहाँ पे कहीं पे तो दिखाई देगा, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट, it will appear at a distance d dash। पक्का, ये लॉजिक क्लियर है? अभी देखना ध्यान से। So actual depth कितना है इसका, d, और apparent depth कितना दिखाई दे रहा है मुझे, d dash, ठीक है। tan i आ गया, tan r का खुद का वैल्यू कितना है फटाफट बता दो, सेम tan r x डिवाइडेड बाय d डैश, पक्का, μ2 डिवाइडेड बाय μ1, ठीक है। अब मैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे μ2 बाय μ1, या फिर लाइट जा रहा है μ1 में, सो μ1 डिवाइडेड बाय μ2 इसको क्या आ जाएगा, sin i डिवाइडेड बाय sin r, पक्का, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। इफ इजी एकदम, i एंड r आर वेरी स्मॉल, तो मुझे बताओ, यस, tan i will be approximately equal to sin i and tan r will be approximately equal to sin r। अब देखना एकदम इजी है ये सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं कर लूंगा यहाँ पे μ1 डिवाइडेड बाय μ2 will be equal to sin i। sin i का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है, sin i कितना है यहाँ पे, x डिवाइडेड बाय d, एंड यहाँ पे क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय d डैश। सो इफ आई रीअरेंज द फॉर्मूला इट विल बी इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 will be equal to d डिवाइडेड बाय d डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ये सब चीजें भूल जाओ। एक ही चीज आपको याद रखना है, μ2 आपका इंसिडेंट लाइट का हो जाएगा, ठीक है, जहां पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, एटलीस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो उसमें प्रेजेंट है,
और μ1 कहाँ पे जाएगा, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा एक्चुअल डेप्थ दैट इज इन मीडियम μ2, एंड ये क्या हो जाएगा, अपेरेंट डेप्थ इन मीडियम μ1, ठीक है। आपको डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं लिखना, ओनली द फॉर्मूला एंड द डायग्राम, ठीक है। डेरिवेशन नहीं लिखना, ओनली द डायग्राम एंड द फॉर्मूला, ओनली द फॉर्मूला, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, दो नोट है वेयर यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। इरेज कर दूं, लिखते जाओ, ठीक है। ओनली अप्लाइड फॉर विच रेस, पैराक्सल, क्योंकि आई और आर का वैल्यू मैंने बहुत छोटा सा लिया। सेकंड, यस, डिस्टेंस शुड बी टेकन फ्रॉम द सरफेस। अगर आप देखोगे डी और डी डैश मैंने दोनों कहां से लिया है, सरफेस से। देखिए एवरीवन, अच्छा शिफ्ट से याद आया, सॉरी नॉर्मल शिफ्ट यहाँ पे एकदम सिंपल सा आ जाएगा। नॉर्मल शिफ्ट क्या आने वाला है, d माइनस डी डैश का मॉड, ओके। इफ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम तो d डैश छोटा रहेगा, एंड इफ इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो उल्टा रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, एकदम इजी सा पार्ट है ये, ठीक है। नो वन विल वेस्ट टाइम, एवरीवन फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, एकदम बेसिक से सम से पहले वो कर लेते हैं, देन वी विल गो टू द टफ सम्स, ठीक है। जैसे क्रिटिकल एंगल का भी हम लोग पार्ट कर लेते हैं, एक सम क्रिटिकल एंगल के ऊपर लास्ट टाइम सम्स ने सॉल्व किए थे ना, नहीं कितने नहीं, ठीक है। ओके एवरीवन लिखे ना, हो गया पक्का, ओके लिखे। सॉल्व दिस, द डेप्थ ऑफ द पूल filled with water is 40 centimeter. Calculate the apparent depth of the pool as seen by a person in air. मुझे बताओ ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पूल का फ्लोर है, तो μ2 डिवाइडेड बाय μ1 विल बी इक्वल टू, मैं एक फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करके बता देता हूँ, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, d डिवाइडेड बाय d डैश, पक्का, या o बाय i भी लिखते हैं हम लोग कभी कभी, ठीक है। μ2 किसका रहेगा, जिससे लाइट ओरिजिनेट हो रहा है, लाइट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वाटर और फ्रॉम एयर, वाटर ना, ऑब्जेक्ट फ्लोर है, करेक्ट है, तो वाटर से स्टार्ट हो रहा है, तो μ2 वाटर का लगेगा, गड़बड़ मत करना, 4/3, और एयर में जा रहा है, ऑब्जेक्ट का डेप्थ कितना दिया है, 40, आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा ना। μ2 उसका रहेगा जिससे लाइट ओरिजिनेट हो रहा है। शिफ्ट कितने का हो रहा है, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, d माइनस डी डैश, ओके। चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल यहाँ पे बॉडीज आ जाएंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है। सो आई हैव सेड विद दिस, आ गया ना सबको, शिफ्ट कितने का आ गया, 10, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है, ठीक है। एन ऑस्ट्रिच फ्लाइज एट अ हाइट ऑफ, कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। इतने हाइट पे तो उड़ सकता है, करेक्ट है, ज्यादा ऊपर नहीं। फ्रॉम द क्या, अब वैसे तो आप भी 200 मीटर के हाइट तक फ्लाई कर सकते हो एक बार, ठीक है, ऑफ वाटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, एंड a frog swims at a depth of, कितना दिया है, 48 centimeter from the surface of the water. Calculate the distance at which the bird sees the frog and the frog sees the bird. ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे देख लो एवरीवन, मैं एक पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ, एक पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लो, पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। एवरीवन लिखिए, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे फ्रॉग है, बर्ड सीज द फ्रॉग देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सो बर्ड सीज फ्रॉग, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सेकंड वाला पार्ट आप सॉल्व कर लो, ओके। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो द थिंग ओवर हियर इज बर्ड इज एट अ हाइट ऑफ, कितना दिया, 36 सेंटीमीटर, एंड फ्रॉग इज एट अ डेप्थ ऑफ 48 सेंटीमीटर, पक्का। सो मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताना, यहाँ पे देख लो, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू d बाय d डैश, पक्का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बर्ड सीज द फ्रॉग, फ्रॉग ऑब्जेक्ट है, एक्सेलेंट।
तो म्यू2 ऑब्जेक्ट का आएगा, तो ऑब्जेक्ट कितना डेप्थ हो गया 4/3, एक्सेलेंट। म्यू1 एयर का आ जाएगा 1। एक्चुअल डेप्थ कितना है फ्रॉक का 48, वी ऑलरेडी टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, सो 48 डिवाइडेड बाय डी डैश, तो डी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा 36, पक्का 3/4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, सिंगल बेंच यहाँ पे देख लेना, लिखा मैं यहाँ पे देख लो। सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, उसको कितना दूर दिखाई दे रहा है 72, मतलब उसको फ्रॉक थोड़ा सा पास दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे कहीं पे, तो ओके एट अ डेप्थ ऑफ 36, पक्का। सेकंड वाला चेक कर लो ना, 48 आया और खुद का डिस्टेंस 48 है, तो 96 वो बराबर 3/4 होएगा। अब ऑब्जेक्ट मेरा एयर में है ना, तो वो 1 लगेगा और नीचे 4/3 आया आंसर। ऑब्जेक्ट अभी एयर में है ना, उसको थोड़ा सा दूर दिखाई देगा अपने से, यहाँ पे कहीं पे, तो बी डैश लिख देता हूँ एट अ हाइट ऑफ 48। यस डन हो गया, तो पेन नीचे रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा, उसका एक मैं एडिशनल क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, वो आप सॉल्व करोगे। मीन्स का सिंपल सा, इसमें सिर्फ एडवांस नहीं आएगा, इसमें कॉम्बिनेशन सम से एडवांस में आएंगे, समझेगा। व्हेन वी कंबाइन वेरियस थिंग्स इंक्लूडिंग रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसे भी टफ वाले। डन, चलो शैल आई प्रोसीड, यहाँ पे देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक हो गया ना, 96 सबको ही आ गया, लास्ट में भी, लास्ट सेकंड लास्ट यहाँ पे सब 96 आ गया लास्ट में वगैरह, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम ही मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, आपको एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन लिखना है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ, या फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, ठीक है। और सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर लेना। रेस आर अराइविंग फ्रॉम, कहाँ से, इंफिनिटी, एयर में, बट कहाँ से, इंफिनिटी, ठीक है। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, और ये सब क्वेश्चन सब लोग साथ में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी पार्ट नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस, फॉर दिस फॉलोइंग डायग्राम, रिफ्रैक्शन। कहाँ से कहाँ पे, एयर टू वाटर, तो डायग्राम में ऐसे मार्क कर लेना, यहाँ पे 1 मार्क कर लो, ठीक है। देखते ना, कुछ तो होगा यहाँ पे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर मुझे बताओ ना, एकदम सिंपल सा चीज है। द फर्स्ट थिंग दैट टेक्स प्लेस इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। ओके सोल्यूशन सिर्फ एक ही स्टेप का है, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा कट शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। नाउ द रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम एयर टू वाटर, करेक्ट है। सो कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, रिफ्रैक्शन का या रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1 इज इक्वल टू क्या, डी डिवाइडेड बाय डी डैश, ठीक है। लगाना मत वो फॉर्मूला, क्योंकि मुझे बताओ रेस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी, तो ओ का वैल्यू कितना हो गया, इन्फिनिटी, तो आई का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब जहां पे भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे, तो इमेज भी कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी। यहां तक लॉजिक समझा। ओके सेकंड चीज क्या होगा, सेकंड चीज में यहाँ पे रेस विल गेट रिफ्लेक्टेड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये मार्क कर लो डायग्राम में, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन किस में, वाटर में या एयर में, रिफ्लेक्शन में तो मीडियम चेंज नहीं होता। मुझे बताओ इस फर्स्ट वाले के लिए जो इमेज है, वो सेकंड वाले के लिए क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट का पे, जैसा आपने बताया इन्फिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फाउंड एट फोकस, एक्सेलेंट। इसका फोकल लेंथ कितना है, कहाँ पे, ऊपर नीचे, ऊपर, एक्सेलेंट। मतलब मिरर के ऊपर या नीचे, ऊपर, सरफेस से बाद में देख लेते, यहाँ पे कहीं पे तो है, मार्क दिस एज I2 विच इज इक्वल टू फोकस, फोकस कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। लास्ट चीज क्या होगा यहाँ पे, अगेन ये लाइट रे पहले नीचे आया, रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर चला जाएगा, विल द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। कैन आई यूज द फार्मूला अगेन, कौन सा फार्मूला मैं यूज करूं, म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, डी डिवाइडेड बाय डी डैश। म्यू2 किसका आएगा, सोच समझ के बताओ, वाटर का ना, 4/3, म्यू1 एयर का, डी डेप्थ कितना है 10 है ना, यहाँ से 20 है, सरफेस से कितना आ जाएगा 10 बाय डी डैश का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर, नीचे या ऊपर,
नीचे ना सरफेस से सरफेस से नीचे यहाँ पे ना सरफेस से नीचे I3 एट अ डेप्थ ऑफ 7.5 पक्का। वो फ्रॉक का भी ऐसे ही था ना, नीचे ही बन रहा था पक्का। मीडियम चेंज नहीं होता है इसमें, एटलीस्ट एक सिंगल रिफ्रैक्शन में। बीच में ग्लास स्लैब वगैरह रख दिया तो अलग चीज़ है, पर फिलहाल के लिए ये आ जाएगा। ये समझ में आ गया? बोलो। पहले वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होते जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है? होगा ही नहीं, परपेंडिकुलर है ना, पैरेलल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज भी आ जाएगा। समझ में आ गया? सेलुलस बेंच पक्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से आ जाना चाहिए, पहले ये लिख लो। ओके, मिरर को अगर मैं वाटर में यहाँ पे इमर्स कर दूं, विल द फोकल लेंथ चेंज और विल इट रिमेन द सेम? रिमेन द सेम, बिकॉज द फोकल लेंथ ओनली डिपेंड्स ऑन r/2, राइट? लेंसेज के लिए चेंज होता है, कोई भी मिरर ले लो, मिरर के लिए चेंज नहीं होगा। इसके लिए बदलते हैं। लेंस के लिए इनफैक्ट ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कॉन्केव लेंस यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में टर्न हो सकता है। हाउ? वी विल चेक इट लेटर। यस, ऑयल की वजह से नहीं होगा डायरेक्टली। यस, बट ऑयल हम लोग एडिशन इसलिए नहीं करते टू इन ऑर्डर टू चेंज द फोकल लेंथ, वी ऐड ऑयल टू चेंज दिस मैग्नीफाइंग पावर, नहीं रिजॉल्विंग पावर। बाद में देखते हो रिजॉल्विंग पावर। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर खुद से सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अलग से चेंज नहीं करेगा, सब कुछ सेम ही डेटा में एक ही एडिशन में कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में इन्फिनिटी से आ रहा था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी से नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ हाइट ऑफ, कितना ले लेते हैं, चलो 30। ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी से नहीं आ रहा, पैराक्सियल रे से अज्यूम करके चलना है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। गो अहेड, सोच समझ के आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है? टाइम 30, बस उतना ही है, बाकी सब सेम है। वापस 3 चीजें होंगी, पहले रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वापस क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। ओके एवरीवन, फर्स्ट द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू वाटर पक्का। वहां पे क्या आ जाएगा? μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय d डैश। μ2 आ जाएगा मेरा, एयर का कितना है? μ2 1 4/3। ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 30। d डैश का खुद का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? ओके, d डैश का वैल्यू खुद कितना आ गया? 40 पक्का। ऊपर बनेगा ना, ऊपर ही बनेगा ना। बर्ड का भी तो ऊपर ही, बर्ड जितना डिस्टेंस पे रहता है उससे दूर दिखता है ना, और तो सरफेस से और ऊपर बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया मेरा फर्स्ट इमेज, जिसका हाइट है यहाँ से 40 पक्का, इसका हाइट है यहाँ से 40, राइट? ओके, अब ये मिरर से कितना दूर है? सेकंड चीज क्या हो रहा है? ये रिफ्रैक्शन हो रहा था, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है? सेकंड रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। देखो, फर्स्ट लाइट रे ऐसे एंटर कर रहा था, सेकंड लाइट रे यहाँ पे जा रहा है पक्का, रिफ्लेक्शन हो रहा है। कहना ही होता फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल टू क्या? 1/f। मुझे बताओ 1/v माइनस 1/70 आ जाएगा ना, माइनस 1/20। 70 कैसे आ गया? मिरर से कितना दूर है? ये मिरर है 30 यहाँ से ऊपर, 40 और ऊपर है, कितना हो गया? 70। नेगेटिव क्या है वो समझ में आया? लाइट रे नीचे जा रहा था ना, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। कितना आने वाला है यहाँ पे? 1/v इक्वल टू माइनस 1/20 प्लस 1/70 पक्का। ये प्लस कितना आ जाएगा? v 28 माइनस 28 यस, फ्रॉम द मिरर इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 28। यहाँ पे कहीं पे तो सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है? 2। सरफेस से 2 पे, लास्ट वापस रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अभी रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ पे हो रहा है? वाटर से लेके एयर। तो μ2 मैं सीधा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। μ2 पहले वाटर का लगेगा, विच इज ओके 4/3 इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस टॉप से कितना हो गया? सॉल्व हो गया तो बात मत करना। 2 अपर एंड डेप्थ आई लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा? 3/2 1.5। फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा? ये I2 है ना,
I3 यहाँ पे कहीं पे तो बनेगा एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। बोलो कुछ भी डॉक्टर ने पूछो, बोलो। I1 क्या? I1 डिस्टेंस हमेशा हम लोग सरफेस से मेजर करते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, इसके पहले वाले सब में पता था वो बर्ड यहाँ पे था तो और दूर दिखाई देगा ना, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और उल्टा होते समय थोड़ा पास दिखाई देगा। नहीं 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 नहीं, लाइट रे आएगा तो बेंड हो जाएगा ना। अरे पर सर आपने बोला कि पैरेलल तो perpendicular वो पहले वाले क्वेश्चन में था, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी परपेंडिकुलर है। इसमें ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऊपर है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट पैरेलल आया था, ऑब्जेक्ट से लाइट ही इन्फिनिटी से आ रहा है, ऑब्जेक्ट खुद से इसके पहले वाले क्वेश्चन में। हाँ भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है। तो लाइट कोई भी डायरेक्शन में, क्या क्या? तो लाइट तो परपेंडिकुलर है ना सरफेस पे। कैसे? यहाँ पे देखो, लाइट रे, मुझे बताओ इमेज बनाने के लिए मुझे कितने रेस चाहिए? 2। मैं इमेज बना के भी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। एवरीवन यहाँ पे देखो, ये पहला रे मैं ऐसा ले लेता हूँ, तो कोई भी एक आर्बिट्री रे ले लो, बट ओवर हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा, इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एक्सटेंड करो ना इसको, बराबर है? अभी ठीक है, तो वो ऊपर बनेगा ऑब्जेक्ट, ऊपर बनेगा, और वही अगर ये ऐसे हो जाता तो थोड़ा सा नीचे बनेगा। Yes, I hope so everyone is clear with this. Okay, everyone, shall I proceed? Okay. So look here. Okay. Solve this question. Diagram draw कर लेना. And solve this question. चलेगा, बट डायग्राम बना लो, क्वेश्चन ये लिखोगे चल जाएगा, डायग्राम ढंग से बनाओ। क्वेश्चन नंबर लिख लेना बस, क्वेश्चन नंबर लिख लो। हाँ, सब्ट्रैक्ट होगा ना, कितना है? 27/2। सब्ट्रैक्ट भी होगा ना उसके बाद? हाँ बराबर, 27। ठीक है। ओके, द क्वेश्चन गोज समवॉट लाइक दिस। एवरीवन लुक हियर, टैंक है, वाटर टैंक है, okay, so water tank of height 12 centimeter is completely filled with water and there is a plane mirror at the bottom. The fish is swimming at a depth of कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर पक्का। ओके, सबसे पहले तो ये फिश को मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ, तो अगर मैं फिश को डायरेक्टली देख लूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? μ2 डिवाइडेड बाय μ1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द इमेज। पहले तो मैं फिश को डायरेक्टली देख रहा हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? अभी म्यू कितना आने वाला है? 4/3, ये 1। डेप्थ कितना है फिश का? 3 डिवाइडेड बाय डी डैश, तो डी डैश का खुद का वैल्यू कितना आया? 9/4। ये सबको लॉजिक समझ में आया? क्या था, किसी को कोई डाउट है? डॉट ऑफ, यहाँ तक डाउट है? नहीं। अब फिश का एक रिफ्लेक्शन भी बन रहा है, फिश का रिफ्लेक्शन कितने डेप्थ पे बनेगा? सोच समझ के बताओ। मिरर के नीचे बनेगा, करेक्ट है, ये 9 है, तो सेम कहने से यहाँ पे एक फिश का इमेज बनेगा। एक तो मैं फिश को डायरेक्टली देख रहा हूँ, एंड सेकंड आई एम सीइंग द फिश, आई एम सीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द फिश व्हिच इज एट द डेप्थ ऑफ 21 from the surface, 21 from the surface. So again the same formula, look here, μ2 आ जाएगा 4/3, सब कुछ सेम है, बस 21 डिवाइडेड बाय डी डैश, एक सेकंड ना, एक सेकंड, यहाँ पे डी डैश आ जाएगा 63/4। तो उन्होंने पूछा है ये दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो डिस्टेंस कितना रहेगा? डी डैश माइनस डी, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डी डैश माइनस डी विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है? 63/4 माइनस 9/4 विच इज इक्वल टू 54/4, 27/2, 13.5। कितने लोगों को ये आ गया? समझ में आया? ये तो मैं फिश को डायरेक्टली देख रहा हूँ, एंड सेकंड आई एम चेकिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द फिश। अब यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर, नॉट आउट, लुक, find the maximum angle that can be made by the light in the glass medium u is equal to 1.5 if a light ray is refracted from glass to vacuum। क्वेश्चन में पूछा क्या है? ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बट इसका एडजेसेंट क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? एक्सेलेंट। क्या पूछा है? क्रिटिकल एंगल।
म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू 1 बाई साइन आई सी, और उसमें कैच होता है म्यू टू कौन से मीडियम का रहना चाहिए, डेंसर। गो एट सब्स्टिट्यूट कर दिया आंसर, एकदम इजी है। हाँ नहीं नहीं ये मेंस का नहीं है, क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है, करेक्ट है, उसके भी हम तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं। वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड बाय द ग्लास इन द मीडियम इज इक्वल टू 1.5 इफ अ लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू वैक्यूम, मतलब रिफ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल कितना आ गया बोलो, 2/3 साइन इनवर्स 2/3 आ गया। ये डायग्राम मत ड्रॉ करना, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको क्या है। ये मीन्स का आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, कैलकुलेट, इसमें शायद से स्टैंडर्ड एंगल में आंसर नहीं आता, कैलकुलेट द एंगल थीटा, कैलकुलेट द एंगल थीटा सच दैट, सबको आ गया ना साइन इनवर्स 2/3, सिंपल सा था तो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ कैलकुलेट एंगल थीटा सच दैट total internal reflection just takes place, such that total internal reflection just takes place at point B। ये μ2 है और बाहर का म्यू अगर नहीं दिया जाएगा तो we will assume it to be 1 which is A। हाँ 135 डिग्री, ये 90 डिग्री है। मुझे पहले एक चीज बताना, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ये वाले सरफेस पे, तो यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा दिस विल बी द क्रिटिकल एंगल, हाँ या ना, पक्का, दिस एंगल विल बी द क्रिटिकल एंगल। सो लेट मी राइट डाउन दिस पार्ट, चलो लेट दिस इज म्यू इज इक्वल टू 1 बाय sin IC, sin IC विल बी इक्वल टू 1 बाय 2, IC विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, पक्का। ये 30 आया, ये एंगल कितना आने वाला है 60 डिग्री, 60 90 150 हो गया, 150 135 कितना हो जाएगा यहाँ पे 285, पक्का। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360, तो ये 60 150 285, ये कितना आने वाला है 75, तो ये कितना हो गया 15 डिग्री। फिर कुछ नहीं, फिर यहाँ पे हम लोग कौन सा सब्स्टिट्यूट करेंगे, यस म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 15, तो साइन थीटा का खुद का वैल्यू यहाँ पे आने वाला है म्यू टू का खुद का वैल्यू कितना है 2 साइन 15, तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन 15। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, इफ द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सबसे पहले चीज यहाँ पे मान के चलते हैं, लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर हियर, कुछ भी ले लो, ठीक है, इसका μ2 ले लेते, इसका μ1 ले लेते, ठीक है। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज μ1 by μ2 is equal to sin I divided by sin R, पहले तो ये लिख लेता हूँ मैं, पक्का, ओके। हाँ रिफ्रैक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल सेपरेटली पूछा है, हाँ बट यहाँ पे लाइट, चलो वैसे अगर उल्टा करना है उल्टा कर लेते हैं, और क्या, इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है, इसका 1 है, उल्टा करना है उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, सेम ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग μ2 डिवाइडेड बाय μ1, अज्यूमिंग दिस इज μ2 एंड दिस इज μ1, एंड ऑब्वियसली ये डेंसर मीडियम में इंसिडेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन, कैन आई राइट दिस इज 90 माइनस आई, क्योंकि i प्लस ये i प्लस 90 प्लस r विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, so r will be equal to 90 minus I, पक्का। sin I divided by cos I कितना हो जाएगा, μ2 by μ1 खुद कितना हो गया यहाँ पे, μ1 is equal to tan I, इसको ऐसे रहने दो फिलहाल के लिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
अब मुझे चाहिए क्रिटिकल एंगल, म्यू इज इक्वल टू 1/sin होता है। इसमें जो म्यू 2 बाई म्यू 1 होता है, म्यू 2 कौन से मीडियम का होता है, डेंसर का। सो टेक्निकली अभी मैंने डेंसर मीडियम का क्या लिया है, म्यू 1। पक्का डेंसर मीडियम का मैंने म्यू 1 लिया और रेयर का म्यू 2। तो म्यू 1 बाई म्यू 2 खुद कितना हो जाएगा, म्यू 1 बाई म्यू 2 इज इक्वल टू 1/tan i। tan करेक्ट था? नहीं, मैंने tan i इक्वल 1/sin i से लिया था। sin ic will be equal to tan i, ic will be equal to sin inverse of tan i। देख लो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, तो है ना। ठीक, यहाँ पे देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये नीट का है, आप ये मार्क कर सकते हो। ये क्वेश्चन में एक वी विल थिंक अबाउट दिस। हाँ क्या है, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ऑक्टोपस है विच इज एट अ डेप्थ ऑफ कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। पक्का कैलकुलेट, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द डिस्क विच व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर विद इट्स सेंटर अबव ऑक्टोपस आई विल कंप्लीटली ब्लॉक द आउटसाइड व्यू ऑफ द ऑक्टोपस। मतलब क्या है, ये यहाँ पे ऑक्टोपस है, यहाँ पे एट अ डेप्थ ऑफ सर्टेन डेप्थ दिया है, यहाँ पे मैंने एक डिस्क रख दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डिस्क रख दिया ऑफ द रेडियस आर, ऑक्टोपस को अभी इसके बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एक्सेलेंट। कि क्रिटिकल एंगल तो वैसे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड वैसे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो उसको इसके बाहर का, उसको इनफैक्ट बाहर का कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रहा। सर कोई सॉलिड डिस्क रख दी तो कभी कभी क्या हो गया, फ्लोटिंग हो सकता है ना सॉलिड डिस्क पे। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, उसको वैसे भी ये पॉइंट के बियॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा। लेट अस से दिस पॉइंट, ये पॉइंट के बियॉन्ड वैसे भी उसको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसके पॉइंट के पहले तक जो दिख रहा था वो भी मैंने डिस्क रख के कवर कर दिया, अभी उसको बाहर का कुछ भी दिखाई देगा क्या। फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस द लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अभी देखना है इसको, ये जो सम दिया है इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, ठीक है। लेट अस थिंक अबाउट इट अ लिटिल बिट डीपली, ठीक है। सो इफ द लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, कैन आई से बियॉन्ड सर्टेन एंगल हम लोग को बाहर की चीजें दिखाई नहीं देगी। पक्का ओके। सो एकदम सिंपल से थोड़ा सा हम लोग थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज इफ यू आर बॉर्न इन वाटर, ठीक है, ओके, अभी देखना ध्यान से, यू आर बॉर्न इन वाटर, तो मुझे बताओ ये एंगल के बियॉन्ड आपको कुछ भी दिखाई देने वाला है क्या, नहीं, ठीक है, ओके। प्रोवाइडेड दैट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द व्हाटएवर इज द मीडियम आउटसाइड, ठीक है। ध्यान से देख लो, एवरीवन लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ठीक है। प्रोवाइड क्या सब उसका आपको दिख रहा है फिर भी, सो लुक हियर, पता नहीं मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं। सो एवरीवन लुक हियर। अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो। सो इफ आई कंसिडर, एवरीवन लुक हियर, द रिफ्रैक्ट, अगर आपका बर्फ पानी में हो गया तो मुझे बताना ये लाइन के बियॉन्ड आपको कुछ भी दिखाई देने वाला है क्या, नहीं, पक्का। सब यहाँ पे ध्यान दो, प्रोवाइडेड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन द प्रोवाइडेड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटसाइड, पक्का। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। अगर डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एक पॉइंट के बियॉन्ड रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। सो लेट अस इमेजिन द सेम थिंग। तो बट मुझे बताओ, क्या मुझे पता है कि बाहर कुछ तो है, यस, कैसे, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं प्रेशर मेजर करूँ तो सिर्फ पानी की वजह से नहीं आएगा, बाहर के एयर की वजह से भी आएगा ना, ठीक है। तो फोर्सेस वगैरह बाहर की चीजों की वजह से एक्ट हो रहा है, तो मुझे पता है कि बाहर कुछ ना, लास्ट पेज डॉट ऑफ, ओके। सो मुझे पता है कि बाहर कुछ ना कुछ तो है, बट मुझे दिखाई देगा क्या, कभी भी नहीं। सो नाउ इमेजिन वी आर लिविंग इन, लेट अस से एक वैक्यूम या फिर एक एयर का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पकड़ के चलते हैं, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। एयर का भी रफली इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, लेट अस इमेजिन अ हाइपोथेटिकल मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन 1, ठीक है। मान के चलते हैं बहुत ही छोटा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.001, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। मुझे बताओ, अबाइडिंग बाय द सेम सिनेरियो, ठीक है, विल आई बी एबल टू सी दिस मटेरियल एनी टाइम, नहीं, और इसका ग्रेविटेशनल पुल वगैरह हम लोग को फील होगा, पक्का।
सो दिस मटेरियल थेरोटिकली इज कॉल्ड एज डार्क मैटर, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 होता है। हम लोग को पता है उसका प्रेजेंस है, बट कैन वी एवर सी दैट मटेरियल? नहीं, ठीक है। और हम लोग को इनफैक्ट उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा बहुत पता है, वो है, वो पता है, बट हम लोग को वो मटेरियल क्या है, कैसे दिखता है, कौन सा डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, वी डू नॉट नो अबाउट दिस मटेरियल। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, ओके, चल, ठीक है, चल, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। सर ब्रेक करो। 5 मिनट सर। नहीं, from certain angle of a vessel of height h when it is empty, calculate the height till which water mu 4/3 should be filled such that the bottom of the vessel is visible from the same angle of incidence, diameter of the vessel is equal to its height। इसको एडवांस मार्क कर लेना एंड गो अहेड। ज्योमेट्री है, ब्रेक दे दो ताकि दिमाग ऐसे ही चल जाएगा आपका। अरे चलेगा, डायग्राम ड्रॉ करना। क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे क्या है, ग्लास है, ग्लास को मैं साइड से देख रहा हूँ, मैं डायग्राम में ड्रॉ करके बताऊंगा, अभी मैं नहीं ड्रॉ कर रहा, वो आप पहले खुद इमेजिन करना सीखो। ग्लास है, साइड से मैं देख रहा हूँ, मुझे पूरा ग्लास का बॉटम नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे बस थोड़ा सा हाइट दिखाई दे रहा है कि कितना दिया है, 3h/4, सी डेप्थ ऑफ 3h/4, मतलब मुझे कितना नहीं दिखाई दे रहा, h/4। मैं पानी भर देता हूँ, तो एज सून एज आई फिल इट विद वाटर, तो रेस बेंड होने लगेंगे और जस्ट मुझे बॉटम दिखाई देता है एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेसल है, मैं डायग्राम अभी नहीं ड्रॉ कर रहा है, डायग्राम आप खुद ड्रॉ करके देख लो। वेसल है, इसको सपोज कि मैं ये वाले एंगल से देख रहा हूँ, तो मुझे वेसल से सिर्फ 3h/4 के डेप्थ पे दिखाई दे रहा है, h/4 नहीं दिखाई दे रहा। फिर मैंने इसको पानी से भर दिया, ये जो रेस डायरेक्टली ऐसे आ रहे थे वो थोड़े बेंड हो जाएंगे और मुझे इसका बॉटम जस्ट दिखाई देगा। डायग्राम में थोड़ा बड़ा ही बना देता हूँ तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। वेसल है, ठीक है, मैं थोड़े से एंगल से यहाँ पे देख रहा हूँ, सच दैट इनिशियली व्हेन द वेसल इज एम्प्टी, सिर्फ यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है मुझे, 3h/4 नीचे से दिखाई दे रहा है, पक्का? नहीं सॉरी, नीचे से 3h/4 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा h/4। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? दिस हाइट इज गिवन एज 3h/4, ठीक है, 3h/4, ठीक है, पक्का। एंड द डायमीटर इटसेल्फ इज इक्वल टू कितना दिया है, h, तो डायमीटर इज इक्वल टू h आ गया, पक्का। लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू थीटा, ठीक है, ध्यान से देख लो, एवरीवन लिखे। कैन आई से दैट, पहले मैं थीटा का वैल्यू लेके आ जाता हूँ, tan थीटा विल बी इक्वल टू कितना दिया आ जाएगा यहाँ पे, 4/3 ना, h डिवाइडेड बाय अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, 3h/4 विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 4/3, पक्का? यहाँ तक ठीक है। tan थीटा आ गया। वैसे तो tan थीटा का वैल्यू कितना होने वाला है यहाँ पे, 53, थीटा का वैल्यू कितना होने वाला है, 53 डिग्री, बट रहने दो इसको ऐसे। नाउ लेट अस से आई हैव फिल्ड द वेसल टिल अ हाइट h, पता नहीं कितने हाइट तक है, ठीक है, इतने हाइट तक मैं भर देता हूँ इसको, ठीक है, x हाइट तक मैंने इसको फिल कर दिया है, पक्का। सच दैट नाउ द रे विल स्टार्ट रिफ्रैक्टिंग, पक्का, नाउ द रे विल स्टार्ट रिफ्रैक्टिंग। मैं ये वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। नाउ इफ द रे स्टार्ट्स रिफ्रैक्टिंग, कैन आई से द रिफ्रैक्टेड रे विल अराइव ओवर हियर, पक्का, द रिफ्रैक्टेड रे विल अराइव ओवर हियर, पक्का, जस्ट बॉटम पे आ रहा है। कैन आई से दिस विल बी I एंड दिस विल बी इक्वल टू R, जस्ट मुझे बॉटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया अभी? इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, पक्का। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, मुझे बताना, ठीक है, क्या? हाँ, बट हम लोग नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट के फॉर्मूला के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहना चाहिए या फिर वेरी क्लोज टू 0। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 53 डिग्री हो गया, बहुत बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इजी सा है, अभी इसके आगे देख लेते हैं, ओके। सो जिसको आ रहा है आगे कंटिन्यू कर सकते हो, यहाँ पे देख लेते हैं।
μ2 डिवाइडेड बाय μ1 विल बी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे sin i डिवाइडेड बाय sin r, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू क्या आने वाला है sin i डिवाइडेड बाय sin r। पक्का यहाँ पे लॉजिक क्लियर है, ठीक है। μ2 कितना है, वाटर का है, विच इज इक्वल टू 4/3, एयर का कितना आ जाएगा 1, sin i का खुद का वैल्यू i और थीटा दोनों सेम ही है ना, पक्का i और थीटा दोनों सेम ही है, यस। तो sin थीटा कितना आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 1/sin r। तो sin r का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 3/5। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। तो अब यहाँ पे इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक लॉजिक सबको समझ में आ गया। sin r इज इक्वल टू कितना आ गया है 3/5, ठीक है। तो ये 3/5 के रेशियो में है, पक्का। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं। दिस रेशियो इज 3/5, मतलब ये 3/4 आ जाएगा, पक्का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, क्या बट कैसे नीचे का पार्ट, बट यहाँ पे एकदम सेंटर से पास हो रहा है, ऐसे तो कहीं पे भी दिया नहीं है। ये जो नॉर्मल है इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एकदम सेंटर से इसको पास नहीं किया। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट कैन आई डू, ठीक है। लेट दिस बी इक्वल टू y, ठीक है। लेट दिस ओवर हियर बी इक्वल टू y, ठीक है। सो कैन आई राइट, ठीक है, tan थीटा 3/4 आ गया, पक्का। tan r, पक्का, tan r यहाँ पे आ जाएगा 3/4, विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे y/x, यहाँ पे ये आ गया y/x। सो y विल बी इक्वल टू 3/4x। इसको ऐसे रहने दो, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड देख लेते। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ये i है तो ये भी i लिख सकता हूं मैं। tan i विल बी इक्वल टू, tan i को मैं ऐसे लिख सकता हूं h माइनस y डिवाइडेड बाय h माइनस x। देखो ये y है, ये पूरा h है ना, सो ये h माइनस y हो गया, ये क्या हो गया h माइनस x। यहाँ तक ठीक है। अब tan i का खुद का वैल्यू कितना था, sin i कितना था 4/3, तो ओके 4/3 है। 4/3 इज इक्वल टू h माइनस y डिवाइडेड बाय क्या, h माइनस x, पक्का। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो y इक्वल टू 3/4x आ जाएगा यहाँ पे 4/3 इज इक्वल टू h माइनस 3/4x डिवाइडेड बाय h माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 4h माइनस 4x विल बी इक्वल टू 3h माइनस 9/4x। यहाँ तक ठीक है। इसको लेफ्ट में ले लेंगे हम लोग, या फिर इसको लेफ्ट में ले लेते, ये h आ गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाय 4, x का वैल्यू आ गया, कितना आया है मेरे पास 4h/7। ये नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं। आ गया ये, गुड। ये मेथड से किया, किसी और को आया, एक को आ गया था, और आधे रास्ते पहुंच के समझ में आया। स्टार मार्क कर लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। और एक बार मैं पूरे सम को और एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। बस राइट दिस डाउन, मैं पूरे सम को और एक बार बताऊँ। एवरीवन लुक हियर, पहले लाइट रे डायरेक्टली आ गया। एवरीवन लुक हियर, पहले लाइट रे डायरेक्टली आ गया, ऐसे कुछ यहाँ पे स्ट्राइक कर लिया। ये हाइट उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, 3h/4 तक मुझे दिखाई दे रहा है, h/4 मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो थीटा का वैल्यू पहले ही आ गया मुझे, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4/3 वगैरह, थीटा से का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है।
पहले सिर्फ जो डायग्राम में ब्लू में मार्क किया है उस पर ही ध्यान देना, ठीक है। पहले केस में विदाउट फिलिंग इट विद वाटर और एनी लिक्विड I can see till a depth of 3h by 4, okay, without any problem, ठीक है। So can I say this will be form the angle of incidence? So first of all I calculated the value of theta which is equal to tan theta is equal to opposite upon adjacent which is 1 divided by 3h by 4 which will be equal to 4 by 3। यहाँ तक समझ में आया? Okay. उसके बाद I have filled it with water till a height x जो मुझे पता नहीं कितना है वही मुझे कैलकुलेट करना है। I have filled it with a यहाँ पे so I have filled it till a height x, ठीक है। ये लाइट बेंड होकर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा और एक पॉइंट पे मुझे जस्ट बॉटम दिखाई देने लगेगा, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें एक एडवांस वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस पर मैं आता हूँ, बट बिफोर यू गो टू दैट थिंग, ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे आ गया, पक्का यहाँ पे लॉजिक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो म्यू इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आर से मुझे साइन आर का वैल्यू आ गया, कितना आ गया साइन आर का वैल्यू 3/5, यहाँ तक ठीक है। अब साइन के हिसाब से मुझे टैन भी आ जाएगा, टैन कितना आ जाएगा, ये 3/5 है तो साइन कितना, टैन कितना आ जाएगा जो भी था कितना आया 3/4, पक्का साइन आर अगर 3/5 है तो टैन आर आ गया 3/4। टैन इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये 3y, ये डिस्टेंस को मैं y लेता हूँ, इसको मैं x लेता हूँ, सो टैन इज इक्वल टू y by x इज इक्वल टू 3/4, सो y by x विल बी इक्वल टू 3/4। ये स्टेप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर ये साइड बचा मेरे, ये पूरा डिस्टेंस h है, इसमें से 3y निकल गया तो ये हो गया h माइनस 3y, सॉरी ये y था तो h माइनस y, सिमिलरली ये पूरा डिस्टेंस h था, इसमें से x निकल गया तो ये हो गया h माइनस x, पक्का। फिर मैंने tan i सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास दो अननोन से दो इक्वेशन चाहिए थे मुझे, ठीक है। tan i अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया इट विल बी इक्वल टू h माइनस y डिवाइडेड बाय h माइनस x, ठीक है। फिर tan i का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी था 4/3, tan r का वैल्यू था 3/4, सब्स्टिट्यूट कर लिया एंड वी विल गेट द आंसर। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, बोलो। ये तो फिर भी ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक बॉल है ऐसे कुछ, ठीक है, एंड देन इट इज फिल्ड विद वाटर, तो यहाँ पे जस्ट ये वाले साइड से एच से आ रहा है एंड जस्ट आई एम एबल टू चेक द सी द बॉटम ऑफ द बॉल, ऐसा कुछ तो उसमें थोड़ा सा आपको सर्कल वाला पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे कुछ तो एच से आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं, जस्ट आई एम एबल टू सी द बॉटम ऑफ द बॉल, ठीक है डन। ये कोई तो बुक में भी है शायद से, मैंने जो क्वेश्चन आपको एडिशनल शीट्स दिए ना उसमें भी है शायद से, नहीं एरर इतना नहीं। सो एवरीवन लुक हियर, टफ है, कोई क्वेश्चन इससे भी टफ है। ओके एवरीवन, शैल आई प्रोसीड, ठीक है, ध्यान देते हैं, ठीक है। सो लुक हियर, तब यहाँ पे देख लेते हैं, वी आर गोइंग टू चेक समथिंग कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट, ओके, एंड वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इवन इफ आई कंसीडर वाटर, ठीक है, तो वाटर के लिए भी अगर आप जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे द डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, ओके, एंड विद द इंक्रीज इन द मास डेंसिटी जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल इंक्रीज, जरूरी नहीं है, जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट, ठीक है। तो अगर मैंने बहुत कोई बड़ा लेयर ले लिया पानी का वगैरह, कहने से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल चेंज, पक्का। तो अगर मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल आ गया, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। क्या फोटो ले रहा हूं सर, अरे इसके इतने अच्छे नहीं, इलेक्ट्रोसाइट्स के बहुत अच्छे हैं, आप बोलते हो दिखा नहीं रहे, नहीं बाद में नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो एकदम इजी सा पार्ट है ये, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, एकदम सिंपल सा, पेन नीचे रख देना, फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैन आई से अभी यहाँ पे देख लो, एकदम इजी सा पार्ट है, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 विल बी इक्वल टू, कैन आई से ऑब्जेक्ट जहाँ पे सिचुएटेड है डिवाइडेड बाय इमेज, पक्का। सो इफ आई शिफ्ट दिस, एवरीवन लुक हियर, लिखना मत, सीधा सीधा फाइनल फॉर्मूला पे आ जाते हैं, जो सेम ही है फॉर्मूला, 1i इंटू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 विल बी इक्वल टू ओ आ जाएगा, पक्का। इफ आई डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड विद टाइम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, μ2 और μ1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, पक्का। तो vi डिवाइडेड बाय vo विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ1 बाय μ2, पक्का, ठीक है। या फिर अगर मैं उल्टा ही लिख दूं, आपने जो फॉर्म में लिखा है, कैन आई राइट v ऑफ, ठीक है,
ठीक है जान दो, वरना कैन आई राइट दिस इज वी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर डिवाइडेड बाय वी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। सिंपल सा। मिरर के जगह पे कैन आई राइट डाउन सरफेस, क्योंकि डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। पहले सिंपल सा सम उठाते हैं, बाद में वी विल गो टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ ये लिख लो फॉर्मूला। फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड देख लेते हैं, बाद में बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश देख लेते हैं। ठीक है, मैं एटलीस्ट फर्स्ट तो सॉल्व कर लेता हूँ, सेकंड आपको आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देते हैं। फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, पक्का। फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आने वाला है, VO, ध्यान देना, VO माइनस VS डिवाइडेड बाय V इमेज माइनस VS इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ना यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या ना यूज द फॉर्मूला, क्या हो जाएगा यहाँ पे μ2 डिवाइडेड बाय μ1। ऑब्जेक्ट क्या है, फिश, तो μ2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3, μ1 का वैल्यू आ जाएगा 1। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। फिश का वेलोसिटी कितना है 12, ऊपर है नीचे पॉजिटिव -1, यहाँ तक ठीक है। डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द इमेज, पता नहीं ना, इमेज का पता नहीं, सरफेस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा 11 × 3 33 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू VI -1 आ गया ना, तो VI का खुद का वैल्यू कितना आया 37/4 ना। करते ना, वो करते। यहाँ तक समझ में, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। यहाँ तक ठीक है, पूछो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बर्ड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस क्या, वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। अगर वही करना है बस, सेकंड केस में बस फिश का आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द इमेज 37/4 है माइनस वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, बर्ड तो नीचे जा रहा है ना, तो -24, तो 96 आ जाएगा, प्लस आके 96 आ जाएगा। 24 × 133 डिवाइडेड बाय 4। ये किसी को तो आ गया था, आया था ये। ओके, एक और मुझे 37/4 का सेकंड वाले का, हाँ हाँ 33/4 आया, 3 आया, हाँ। कोई तो एक आया, 4 1/3 आया। और 1/4, सेकंड चेक कर लो एक बार, वो 3 है। सेकंड चेक कर लेना। सर हमने ये क्या बता सकते हैं, क्या क्या बताओ ना, पूछो। VI with respect to B VI विद रिस्पेक्ट टू, ना था apparent speed of fish। यहाँ तक ठीक है। हाँ, वो तो हमने फिश का इमेज का वेलोसिटी, पर बर्ड के लिए उसका इमेज वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए आपने हाँ, VI और V। मुझे बताओ बर्ड को एक्चुअल फिश दिख रहा है या फिश का इमेज दिख रहा है? तो ये उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द अपैरेंट स्पीड ऑफ द फिश, अपेरेंटली ऑफ द फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो अगर मैं खुद इमेज को अप्रोच करूँ तो चेंजेस है। वैसे ही फिश को भी बर्ड का सिर्फ इमेज दिखाई देगा, ना ही कि एक्चुअली बर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ओके, एक क्वेश्चन अच्छा पूछा है, जैसे कि इफ आई कंसिडर, ठीक है, कि अभी बर्ड जो फिश को वगैरह हंट वगैरह करते हैं, तो हम लोग को कैसे पता चलता है कि उतने डेप्थ पे है या नहीं है? उनका ब्रेन ये सब चीजें कैलकुलेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? इफ आई टेक दिस इरेजर, ठीक है, लुक एवरीवन, ठीक है, सो लुक एवरीवन, इफ आई टेक दिस इरेजर, एक सिंपल से हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है? सो इफ आई टेक दिस इरेजर एंड इफ आई थ्रो इट, ठीक है, तो ठीक है, इफ आई थ्रो इट, तो मुझे बताओ ये जो इरेजर ने प्रोजेक्टाइल ट्रेस किया, ट्रैजेक्टरी वगैरह ट्रेस किया, तो इन्होंने पकड़ लिया। तो हम लोग का ब्रेन ये सब ट्रैजेक्टरी वगैरह कैलकुलेट कर लेता है, बस आपको एग्जाम में नहीं बताता, ठीक है भाई? हम लोग के ब्रेन को ये सब चीजें पता होती है। तो जैसे कि यहाँ पे बर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको पता रहता है कि पानी में उसका एक्चुअल डेप्थ कितना है फिश का। इनफैक्ट ये तो फिर भी सिंपल क्वेश्चन होगा, अगर आप एक्चुअली देखोगे तो यहाँ पे वेव्स भी बनेंगे ना, तो डिस्टेंस के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते हैं उसका ऑसिलेशन वगैरह कितना होगा, ठीक है? इवन दो वो बर्ड को तो पता नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है? सो ओवर ईयर, ठीक है, सो ओवर ईयर हम लोग ये सब चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एक नेटिव स्पीशीज है, वो मतलब लैंड पे नहीं रहते, दे लिव इन द मिडल ऑफ द ओशन, और लिटरली मतलब जहाँ पे डेप्थ कम है वहां पे उन्होंने घर इरेक्ट किए, ठीक है? सो दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, दे डोंट हैव एनी लैंड, सो दे स्पेंड मोस्ट ऑफ, मुझे नाम नहीं पता उनका, सो दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम फिशिंग
ठीक है, और डायरेक्टली मतलब स्फीयर लेके डायरेक्ट पानी में कूद जाते हैं, ठीक है, दे कैन होल्ड देयर ब्रेथ टू अबाउट 10 मिनट्स, ठीक है। तो उनको ये सब चीज़ें पता होती है, इवन तो उनको पता नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बट उनका ब्रेन कैलकुलेट कर लेता है वो चीज़ें क्या है। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, पक्का? ठीक है, ओके। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, आप देखते हैं। देखिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको ना ही यहाँ पे लिखना है, बहुत कम चीजें लिखनी है, कुछ भी नहीं लिखना है, मोस्ट ऑफ द चीजें मैं खुद ही डिराइव करूंगा, ठीक है। अरे फिर वो एड में लिखना पड़ेगा क्या? अरे इधर है सर, आप इधर पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर सर, पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो अच्छे बंद कर दो। क्या क्या आंसर ये है, अगर हम लोग 3/4 लिया तो आंसर ये आया। हम लोग 4/3 क्यों नहीं दिया फर्स्ट ये केस में, सेकंड केस में? या फिर इसमें क्यों लिया और उसमें क्यों अलग लिया? हाँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरीवन लोग, यहाँ पे मैंने 4/3 क्यों लिया? ऑब्जेक्ट मेरा एवरीवन, ओके, ऑब्जेक्ट मेरा फिश है, इसलिए म्यू2 उसका आ जाएगा। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट क्या है? बर्ड। सो पक्का? हो गया ना सबका? सेकेंड वाला भी पार्ट कैलकुलेट करके 133/3 आ रहा है। पहला वाला 133/4 आ गया, सेकेंड वाला 133/3। ये हो गया पक्का? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हो गया सबका? हो गया ना? चलो यहाँ पे ये वाले पार्ट में आपको कुछ ज्यादा चीजें लिखनी नहीं है, इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। लिखना मत कुछ भी, ठीक है। अपरेंट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर व्हेन बोथ आर इन डिफरेंट मीडियम, मतलब क्या है? यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे अलग अलग मैंने ग्लास स्लैब्स वगैरह ले लिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, एकदम इजी सा पार्ट है ये, ठीक है, ध्यान देना। वी आर टेकिंग अ लिक्विड बीकर, मान लेते कि एक बीकर है जिसमें अलग अलग लिक्विड है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं एक लिक्विड लेके बात करता हूँ। यहाँ पे लेट दिस लिक्विड हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस डेप्थ, ठीक है। लेट द डेप्थ ओवर हियर बी इक्वल टू d1, पक्का? तो यहाँ पे ये μ0 आ गया, पक्का? तो मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ, व्हाट विल बी द अपरेंट डेप्थ? कितना आ जाएगा? μ1 डिवाइडेड बाई μ0 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ कितना है? d1 डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ, जो भी हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। बट ये वाला पार्ट तो बहुत ही इजी था, ठीक है, क्योंकि आपने 9-10 में भी ये चीजें की है, ठीक है। तो हम लोग एकदम सिंपल सा चीजें कर लेते हैं, ओके। एवरीवन लुक एट इट, हम लोग और 2-3 लेयर डाल देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला एकदम फाइनल फॉर्मूला एकदम सिंपल आने वाला है, आपको सीधा फाइनल फॉर्मूला लिखना है। लेट दिस बी d2 एंड लेट दिस ओवर हियर बी इक्वल टू μ3, लेट द डिस्टेंस बी इक्वल टू d3। कितने भी आने दो, फिलहाल के लिए मैं 3 लेके सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला जो आएगा आपको सीक्वेंस खुद ब खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ठीक है, सो लुक है ना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले एकदम सिंपल सा है, फर्स्ट द ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट द लाइट इज गोइंग फ्रॉम, मैं लाइट का डायरेक्शन निकाल देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है? μ1 से लेके μ2, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, कैन आई यूज द फॉर्मूला, ठीक है। मैं मेन फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, वो हम लोग को चेंज करते जाना पड़ेगा। μ2 डिवाइडेड बाई μ1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? d डिवाइडेड बाई d डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि μ1 डेंसर मीडियम है और μ2 रेयर मीडियम है, फर्क नहीं पड़ेगा, ऑपोजिट में भी सेम ही आने वाला है, ठीक है। सो लुक हियर, इफ आई सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, ठीक है, देखो अभी फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ओके, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा फाइनल फॉर्मूला आपको यूज करना है, जो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। मुझे बता μ2 किसका आ जाएगा? जिसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितने कौन से मीडियम में? μ1, और μ1 के जगह पे क्या आने वाला है? μ2 विल बी इक्वल टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है सरफेस से? d1, पक्का, डिवाइडेड बाय, बराबर है, सरफेस से, ये सरफेस से एक्चुअल डेप्थ कितना है? d1 डिवाइडेड बाय, कैन आई राइट दिस एज i1 लिख देता हूँ, फर्स्ट इमेज। तो i1 का वैल्यू कितना हो गया? कैन आई राइट दिस पार्ट एज μ2
डिवाइडेड बाय μ1 इंटू कितना हो गया d1। यहां तक लॉजिक क्लियर है? सेकेंड लाइट कहां से कहां पे पास हो रहा है? इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। सेकेंड लाइट कहां से कहां पे पास हो रहा है? ये सेकेंड है, ठीक है। लेट दिस बी द फर्स्ट वन, लेट दिस बी द सेकेंड वन। लाइट कहां से कहां पे पास हो रहा है? μ2 से लेके μ3। सोच समझ के मुझे सब्स्टिट्यूशंस बता दो क्या क्या आ जाएंगे। एक्सेलेंट। μ2 डिवाइडेड बाय μ3 फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन आ जाएगा ना, एक से ना, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं, कैन आई राइट डाउन दिस फॉर्मूला एज D2 plus I1। अच्छा, यस, एक्सेलेंट। I1 थोड़ा सा ऊपर आ गया ना, इसका जो इमेज है यहाँ पे बना है, बट मुझे पता ना ये I1 आ गया, बट एक्चुअली अभी सेकेंड केस में मैं यहाँ पे ये वाला सरफेस यूज करूंगा ना, D2 plus तो कितना आ जाएगा? D2 प्लस I1, ठीक है। कैन आई राइट दिस एज D2 प्लस क्या आ गया? μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय I2। तो I2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। I2 का वैल्यू कितना आया? μ3 डिवाइडेड बाय μ2 इंटू D2 प्लस μ3 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू कितना आ जाएगा? D1, ठीक है। एक लास्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वैसे आपको पता ही चल जाएगा उतना कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वाले सरफेस से कितना दूर आया है, मान लेते हैं यहाँ पे कि अभी तो मेरा सेकंड इमेज बन रहा है, लेट दिस इक्वल टू I2। लास्ट रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम μ3 से लेके μ0, ठीक है, फॉर थर्ड रिफ्रैक्शन। इसमें आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है, फॉर थर्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। फटाफट मुझे सब्स्टिट्यूशंस बता दो क्या क्या है। कैन आई से μ3 बाई μ0 विल बी इक्वल टू, कितना डिस्टेंस है? यस, कैन आई राइट दिस एज μ3 बाय μ2 D2 प्लस क्या? μ3 बाय μ1 D1 प्लस कितना? D3 डिवाइडेड बाय I3। तो I3 फाइनल इमेज यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, इट विल बी इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय μ2 इंटू D2 प्लस μ0 इंटू μ1 D1 प्लस क्या? μ0 डिवाइडेड बाय μ3 D3। If I rearrange these terms, I3 can be written as μ0 into D1 by μ1 प्लस क्या? D2 by μ2 प्लस D3 by μ3 एंड सो ऑन, जितने रेंज आएंगे उसके हिसाब से। पक्का? फाइनल फॉर्मूला पता चला? एक सेकंड, और एक चीज, ठीक है। जब आप फाइनल फॉर्मूला लिखोगे, मैं इसके लिए जनरल आई का इमेज लिख देता हूँ। फाइनल इमेज जो बनेगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ये कौन से लेयर से बनने वाला है? सबसे टॉप मोस्ट लेयर से, यहां से जहां पे भी बनेगा, शायद से इधर भी बन सकता है, किधर भी बन सकता है, फाइनल इमेज यहाँ पे बन जाएगा। पक्का? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मुझे बताओ, इसमें शिफ्ट अगर हम लोग को चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग को शिफ्ट चाहिए, क्या करेंगे हम लोग? एक्चुअल डेप्थ कितना है? D1 प्लस D2 प्लस D3 ना, माइनस I। पक्का? तो जो भी आ जाएगा फॉर्मूला, ओनली द डायग्राम एंड दिस टू फॉर्मूला, बस। इमेज का पोजीशन क्या आने वाला है? फटाफट बता दो। μ0 इंटू D1 बाई μ1 प्लस क्या? D2 बाई μ2 प्लस क्या आ जाएगा? D3 बाई μ3। पक्का? यस, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर लो। μ0 बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया तो एयर अज्यूम कर लेंगे, तो μ0 1 हो गया। फर्स्ट थिकनेस कितना दिया है? 4, और ये 4/3 दिया है। सेकंड दिया है 1.2 प्लस थर्ड दिया है 6 डिवाइडेड बाय 5/3। अच्छा सॉरी, 10 डिवाइडेड बाय 5/3। सर 10 ऊपर है, 5/3 सर आप भी थक गए शायद। लेट्स कॉल इट डे। 10 डिवाइडेड बाय 5/3 कितना आने वाला है? 3 प्लस 5 प्लस 6 14 आ गया, राइट? 14 आ गया ना। सरफेस से 14, तो शिफ्ट कितने का हुआ है? ठीक है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। आपको नेक्स्ट पार्ट सेम ही है, इसका ही पार्ट है। एरिया लगे
एरिया लिखे ये आ गया, शिफ्ट आया 6 सेंटीमीटर का। अच्छा मुझे एक सिंपल सा चीज बताओ इसमें, शिफ्ट विल बी गिवन बाय डी माइनस डी डैश जो भी है, ठीक है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग है, इसमें इसका ही पार्ट है, ठीक है। मैं कुछ और नया पार्ट वगैरह नहीं देख रहा। सो डी डिवाइडेड बाय डी डैश, लेट अस से कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अच्छा वो इजी मेथड बता रहे हो। यहाँ पे देख लेते, 3 लेयर में ले लेता हूँ, μ1 μ2 μ3, पक्का ना। लुक हियर, ऑब्जेक्ट कितना एक्चुअल डेप्थ कितने पे था, 20 पे था ना, पक्का। 4 6 and 10 which will be equal to 20. So object was actually at a depth of 20, but the final image was obtained at a distance of 14 from the top, which is equal to d dash, let this be equal to d. So एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये आगे अगले सम्स में बाद में काम आ जाएगा। मुझे बताओ शिफ्ट अगर मैं सिंपली ऐसे डिफाइन करूं, विच इज इक्वल टू डी माइनस डी डैश, टेक्निकली तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, मॉड आ जाएगा, बट लेट अस नॉट यूज द मॉड ओवर हियर। डी माइनस डी डैश, कैन आई से द फाइनल इमेज हैज शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, अगर ये पॉजिटिव आया तो। और जो बर्ड वाले एग्जांपल में था वो ऑब्जेक्ट से भी दूर दिखाई दे रहा है ना, तो वहां पे डी ग्रेटर रहेगा या डी डैश ग्रेटर रहेगा, डी डैश। तो ये शिफ्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, डी डैश बड़ा है ना, ठीक है। सो कैन आई से द शिफ्ट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, अपोजिट। तो एक लास्ट नोट लिख लो एंड विल वाइंड अप, ठीक है, इसके नीचे लिख लेना, शिफ्ट इज इक्वल टू डी माइनस डी डैश। शिफ्ट का पहले फॉर्मूला लिख लो, डी माइनस डी डैश, और उसके नीचे लिख लेना इफ द शिफ्ट इज पॉजिटिव, if the shift is positive, then the image shifts, in the direction of the light, and if it is negative, then the image shifts opposite to the direction of the light. ये नेक्स्ट टाइम बहुत काम आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस।